हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा डीएनए आरएनए, है ना। क्या डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं क्या टॉपिक हमारा। और ये टॉपिक आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 5 है और बी फार्म सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 के अंदर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेपर में हर साल एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम यहाँ से मिल जाते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे डीएनए वाले टॉपिक को। एंड डोंट फॉरगेट माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय न बिगाड़ते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो देखो बेटा, क्या होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं वही आपकी न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। क्या? न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट में डीएनए आरएनए आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके? तो आप ऐसे समझो, न्यूक्लियोटाइड आपकी एक सब यूनिट है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या आपकी एक सब यूनिट है, और जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जैसे ही काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? वो न्यूक्लिक एसिड को बना लेते हैं। तो आप ये समझो कि जब आपस में कौन जुड़ते हैं? न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए आरएनए को बनाते हैं। इतना आप ध्यान रखोगे। तो अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उसको हम जानेंगे नीचे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल श्रीनाथ जी फार्मेसी। अच्छा, आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। साइंटिस्ट है आपके जॉन फ्रेडरिक मिशर, स्विस रिसर्चर, डिस्कवर डीएनए इन 1869। जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए की खोज 1869 में की। ऑब्जेक्टिव आ सकता है पेपरों में। एंड इन ईयर 1944 3 स्कॉलर एक्रोइड, मैक्लॉइड एंड मैक्लोइटी फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड दैट द डीएनए कैरियर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या बता रहे हैं? इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या बताया? आपका साइंटिस्ट के नाम नोट कर लेना आप लोग, ये और ये। सन 1944 इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है आपका, वो डीएनए एक जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का कारण होता है। इन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक कोड को ले जाएगा उसको बोलते हैं डीएनए। इनने क्या किया था? इनने उसकी खोज की थी, बस बताया था। अब बात करते हैं उनका स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट की। किसके कंपोनेंट? न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड क्या थे आपके? न्यूक्लियोटाइड के वे मटेरियल थे जो आपस में जुड़ के क्या बना रहे थे? न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को बना रहे थे। तो इंपॉर्टेंट मैन क्या है हमारे लिए? न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। देखो बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एक्टिव्स वेरियस सेलुलर फंक्शन। क्या बता रहे हैं कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए, एंड जो सेलुलर की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराते हैं, उनको परफॉर्म कराएंगे, एक्टिवेट कराएंगे। दोबारा समझ लो, जो न्यूक्लियोटाइड क्या है आपके, आप ऐसे समझो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं वही क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और प्रत्येक सेल की एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए एसेंशियल होते हैं। बात करते हैं कंपोनेंट की कि जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे, वो किससे मिलके बने हैं, किन किन मटेरियल से मिलकर बने हैं। तो आप ऐसे समझो, न्यूक्लियोटाइड एक बाबा थे, इन बाबा के 3 बच्चे हुए। पहला बच्चा कौन था? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा कौन था? पेंटोस शुगर। तीसरा कौन था? फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान रहेगा, NPP। क्या? NPP। ये किसके बच्चे थे? तीनों न्यूक्लियोटाइड के बच्चे थे। न्यूक्लियोटाइड का पहला बच्चा कौन? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा कौन? पेंटोस शुगर। तीसरा कौन? फॉस्फेट ग्रुप। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। अब इनके भी फर्दर बेबी हुए। कौन कौन से? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस एंड पिरिमिडीन बेस। अब प्यूरिन में क्या ध्यान रखना है? एडेनिन और ग्वानिन, AG इसके अंदर आते हैं। इनके भी 2 बच्चे हो गए, ठीक है। ऐसे ध्यान रखोगे, याद रखेगा आपको कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। एंड पायरिमिडीन में क्या आएगा आपका? साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। कौन कौन सा? साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। ये बात कर रहे थे हम नाइट्रोजनस बेस की। अब बात करते हैं हम पेंटोस शुगर की। तो इसमें क्या होगा आपका? जो आरएनए होगा उसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है। जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? वहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। मतलब NPP, N मतलब नाइट्रोजनस बेस, P मतलब पेंटोस शुगर, P मतलब फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप 3 प्रकार का होता है आपका, मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट। 3 हो गए। तो ये तो आपके कौन थे? न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब होता है जिसमें तीनों मटेरियल आपके टाइटली पैक्ड हों। कौन कौन? नाइट्रोजनस बेस भी होगा, पेंटोस शुगर भी होगी और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। अब नेक्स्ट क्या आपका? कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होगा? जिसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। बस इसमें 2 ही मटेरियल होंगे। कौन कौन से? पेंटोस शुगर होगी और नाइट्रोजनस बेस होगा। इट मीन्स न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। ध्यान रहेगा, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? तीनों आएंगे। साइड में क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे। न्यूक्लियोसाइड अलग है, न्यूक्लियोटाइड अलग है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है आपका डीएनए। इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? डीएनए टॉपिक है हमारा। डीएनए मेन टॉपिक है, एग्जाम में आता है। तो ये क्या है आपका? मेन मटेरियल है हेरिडिटी मटेरियल। क्या? हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता से उनके बच्चों में जो लक्षण होते हैं, कलर है, आइज, उनका जो एक्टिविटीज़ है, उनका जो मेमोरियल पावर है, उन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना किसका काम है? डीएनए का। जो कि है आपका जेनेटिक मटेरियल। इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितनी भी जीवन की एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल कराता है। इट इज़ कंपोज्ड बाय द मैनी न्यूक्लियोटाइड, देयरफॉर द कॉल्ड
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या बताया था कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, काफ़ी आपस जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एग्जाम इसका डीएनए, मतलब जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो क्या इसका एग्जाम्पल होगा, डीएनए। और जब आपके कोई दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आपस में है तो उनको बोलते हैं क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एफएडी, एनएडी, ये क्या है आपके को एंजाइम होते हैं। जब कोई एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये भी ध्यान बच्चे रखना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कभी कि न्यूक्लियोटाइड जो आप आपस में जुड़ते हैं आपके, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप, ठीक है। ऐसे करके आपको उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेना है, सिंगल इसकी चेन बनानी है, एक इधर बनानी है, ऐसे करके एंटी पैरेलल होती है दोनों की। और बीच में क्या आपकी ये बताया था ना, एडेनिन ग्वानिन, ये वाले आपके हैं, यहाँ पे एक साइड में एडेनिन होगा, एक में थाइमिन होगा, एक में साइटोसिन होगा, इसमें ग्वानिन होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है डीएनए का, 5' यहाँ 5' 3'। इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ग्रुप होती है आपकी, यहाँ पे लेंथ होती है 2 नैनोमीटर होती है, या फिर बोलें 20 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, जो इसके 10 डंडे गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इनके बीच की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। किनके 10 पेयर नाइट्रोजनस बेस के, इनकी 10 जो लेंथ है इनकी बता रहा हूँ लंबाई। तो एक की कितनी आएगी आपकी, 3.4 आ जाएगी, 1 के बीच की जो लेंथ आती है वो। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये क्या है आपके, ये जो डंडे दिख रहे हैं आपको, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। अभी मैं आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। अच्छा, अब जो बताया था मैंने से, आपका एडेनिन किससे जुड़ेगा, आपका थाइमिन से, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, आपका साइटोसिन से। तो ये आपका एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और थाइमिन किस डबल बॉन्ड से जुड़ गया एडेनिन, और आपका ग्वानिन आपका साइटोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। तो अब थोड़ा ये आपका स्ट्रक्चर था वाटसन एंड क्रिक वाला। अब स्केल मॉडल की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या था, वही चीज़ हमने नीचे लिखी, इट कंटेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर। इट हैज़ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू द कॉइलिंग ऑफ चेन्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका कॉइलिंग ऑफ चेन के कारण, ठीक है। बोथ चेन आर एंटी पैरेलल विद द ईच अदर, एंटी पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। बोथ चेन आर हेल्ड टुगेदर, वीक लिंकेज के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा बॉन्ड है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन, ठीक है, बोल दिया, बता दिया, समझा दिया। नेक्स्ट क्या है आपका, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये भी बताया था मैंने आपको कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्वानिन और साइटोसिन। नेक्स्ट क्या था, ईच टर्न्स अल्फा हेलिक्स हैज़ 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, क्या बताया था, तो जो इसका अल्फा हेलिक्स होगा, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हेलिक्स, ये वाला आपका, ठीक है। अल्फा हेलिक्स मतलब 10 जो डंडे होंगे उनकी बीच की बात कर रहे हैं, उनमें कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ होगी इन 10 नाइट्रोजनस पेयर के बीच की बता रहे हैं ये। एंड इट टर्न्स 34 एंगस्ट्रॉम ऑफ यूनिट, जो एंगस्ट्रॉम की यूनिट होगी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम 10 पेयर के बीच की। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डायमीटर की, तो कितना होगा, 2 नैनोमीटर, या बोले तो 20 एंगस्ट्रॉम। अब रोल हम देखते हैं बुक से, बुक में हम आपको दिखाएंगे अभी। उससे पहले आप देखो क्रोमोसोम क्या होता है, तो आप ऐसे समझो, स्ट्रक्चर फाउंड इन द इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए ऑर्गेनाइज इनटू जीन। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि आपकी जो कोशिका है, सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाए जाएंगे, क्या डीएनए, और जब डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं आपके वो, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। उनको आप या फिर ऐसे समझो कि काफ़ी सारे जीन जब जुड़ जाते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। और टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं पर्टिकुलर सेल, वन सेल के अंदर। अब जीन क्या होता है आपका, देखो वो देखो क्या है, अ जीन इज़ अ बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन हैज़ मेड अप ऑफ डीएनए। बेटा जब क्या होता है, जब डीएनए काफ़ी सारे जुड़ जाएंगे आपस में तो वो जीन का फॉर्मेशन क्या करते हैं, क्या करते हैं, जीन का फॉर्मेशन। और वही जीन क्या करती है, प्रोटीन को बनाने के लिए उसको वो करती है, आगे फॉरवर्ड करती है, आप ऐसे समझो, उसको प्रेरित करेगी, बनाएगी, तो उसको बोलते हैं हम जीन। और जब काफ़ी सारे जीन जुड़ जाते हैं आपस में तो उनको बोलते हैं हम क्या, क्रोमोसोम। तो नीचे लिखा है, सम जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। क्या बता रहे हैं कि कुछ जीन जो इंस्ट्रक्शन देते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उस मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन बोलते हैं। जैसे मैंने लिया पहले, सबसे पहले सेल है, सेल में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम में क्या होगा आपका, क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होंगे, वही डीएनए से मिलकर बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब क्या बता रहे हैं कि वो जो डीएनए है आपका काफ़ी लंबा अमाउंट में होते हैं, वो काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं, वो डीएनए भी एक मटेरियल में पैक होकर रहते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, जीन। या फिर आप ऐसे बोल दो कि जो डीएनए थे वो मिले, क्या बनाया उन्होंने, जीन। और जब जीन आपस में मिले उन्होंने क्या बनाया, क्रोमोसोम। तो अब इसका रोल देखते हैं हम बुक से। देखो बेटा, ये तो इसका स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक वाला, सेम आपका यही है, इसमें वो दिखाया गया है कौन कौन सा कहाँ है, कौन कौन सा कहाँ है, ठीक है। ये आपका क्या है, वाटसन क्रिक का मॉडल स्ट्रक्चर। अब हम इसका रोल देख रहे हैं, डीएनए का रोल क्या है। देखो बेटा क्या है, यही डीएनए का आपके रोल है। डीएनए इज लिविंग विंग्स सर्व्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के लिए जाना जाता है।
डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम कराता है। डीएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इम्प्लाइज टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कलर ऑफ स्किन, आई, हाइट, इंटेलिजेंस, ईटीसी। इन सभी को ले जाता है, इनकी उसको फॉरवर्ड कराता है माता पिता से बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑल सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इज द कैरीड बाय द डीएनए। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरिंग प्रोटीन इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज जीन। के जो आपका सेगमेंट है डीएनए की जुड़े हुए सेगमेंट हैं वो प्रोटीन को इन्फॉर्मेशन करा रहे हैं और क्या बनाते हैं, वो जीन के रूप में जाने जाते हैं। क्या, जीन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेरेंट ट्रांसफर टू डीएनए टू द ऑफस्प्रिंग सो दैट द इन्फॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन स्पीसीज। दिस कुड बी राइटली एंड सेड दैट डीएनए इम्पार्ट ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। मतलब माता पिता से जो आपके डॉटर सेल में जो वो आते हैं, कोड आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं, डीएनए के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आप जो अच्छा लगे उसमें आप समझ लेना। नेक्स्ट क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन लाइक द सिंथेसिस ऑफ अनदर कॉपी ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन कैन बी सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए, ये इसकी पावर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, न्यूक्लिक एसिड कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड डिकोड वेरियस सेलुलर प्रोटीन। अब बात करते हैं आरएनए की, आरएनए के काम की। तो आरएनए में और डीएनए में क्या अंतर है, आरएनए के अंदर आपका राइबो शुगर पाई जाती है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस होती है। दूसरा क्या है, तो उसमें आरएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा, और डीएनए में क्या होगा, आपका थाइमिन पाया जाएगा। दो अंतर तो आपके मैंने यही बता दिए। अब इसका क्या है, आरएनए का काम क्या है, इसके देखो फंक्शन क्या है, ये दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, जो अमीनो एसिड के राइबोसोमल ट्रांसफर होते हैं उनको ट्रांसफर कराना। मैसेंजर आरएनए मैसेज कराएगा, ये किसी को अमीनो एसिड की चेन बनेगी उसको मैसेज कराएगा। ठीक है, और जिस दौरान प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, देखो द एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, उसको ले जाने का काम करेगा। नेक्स्ट यूज यहाँ के हैं आपके, देख लेना। तो आज का मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।